हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रेलवे में जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई थी 2025 में, और इसकी परीक्षा जो है वो 2026 में फरवरी महीने में जो 13 तारीख, उसके साथ आपका 16, 17, 18 4 दिन इसकी परीक्षा चली थी और चारों दिन इसकी परीक्षा समाप्त हो गई है। अब छात्रों को इंतजार है इसकी आंसर की को लेकर के। तो आंसर की इस बार असिस्टेंट लोको पायलट की जो आंसर की जारी हो जानी चाहिए थी अभी तक, क्योंकि 18 तारीख को की परीक्षा समाप्त हुई है और आज 24 तारीख हो चुकी है, तो अभी तक इसकी आंसर की जारी नहीं हुई है। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि आंसर की इस बार देरी हो रही है जारी होने में। और रेलवे का जिस हिसाब से ट्रेंड रहा है उस हिसाब से 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आंसर की रिलीज हो जाती है, लेकिन इस बार असिस्टेंट लोको पायलट की आंसर की अभी तक रिलीज नहीं हुई है और संभावना तो ये भी है कि 25 तारीख तक भी आंसर की रिलीज नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि अभी तक आंसर की रिलीज नहीं हुई है, इस सब बातों को देखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेलवे से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलती है। और ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए ताकि आप CBT 2 की तैयारी बिना किसी टेंशन के शुरू कर सकें। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, मैं रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ जोन वाइज बता रहा हूँ। पूरे डाटा को एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको रेलवे ग्रुप डी की जोन वाइज कट ऑफ बता रहा हूँ। तो मैंने कुछ जोनों की कट ऑफ जो है वो बता चुका हूँ, वीडियो पड़ा हुआ है इसी चैनल पर, आप उसको जा करके देख लीजिएगा। अगर आपका जोन अभी तक वीडियो नहीं पड़ा हुआ है, नहीं बना गया है अभी तक जो आपका जोन है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपका जोन क्या है और आपके नंबर ग्रुप डी में कितने बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं आपका जोन जो ज़्यादा कमेंट आएगा उसका मैं अगला वीडियो कट ऑफ पर बना दूंगा, तो आप वहां से अपने PET की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, मैं अभी असिस्टेंट लोको पायलट के विषय पर रहता हूं और आपको बताता हूं कि डिले आखिर हो क्यों रहा है। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए रेलवे ग्रुप डी 2025 वाली जो भर्ती है, इसका एग्ज़ाम जो है वो 17, 13, 16, 17 और 18 इन 4 दिनों में इसका एग्ज़ाम हुआ है। 4 दिनों के एग्ज़ाम में लगभग प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट थी, तो 12 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है। 12 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन हुआ क्या है, इस बार आंसर की अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, क्योंकि आज 24 तारीख हो गई है, तो 24 तारीख तक इसकी आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है। तो कब तक इसकी संभावना है आंसर की रिलीज़ हो जाने की? तो उसके लिए देखिए, ये नोटिस आप देख रहे हैं, ये नोटिस की वजह से ही अभी तक आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है और इसकी संभावना ये भी है कि हो सकता है इस महीने के अंत तक आंसर की रिलीज हो। 10, 12, 15 दिन का भी टाइम लग सकता है आंसर की रिलीज होने में। इसके पीछे का कारण देखिए यही है, नोटिस फॉर रिशेड्यूलिंग ऑफ CBT 1 रिशेड्यूल ऑन 18/2/2026 शिफ्ट 1 2 एंड शिफ्ट 3 एट वेन्यू कोड 38137 KSM सॉल्यूशन पटना। तो ये जो KSM सॉल्यूशन सेंटर है जो पटना वाला, उसमें जो 18 तारीख की दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट थी, इसको पूर्ण रूप से कैंसिल कर दिया गया था। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगेंस्ट CAN 1/2025 शेड्यूल्ड 18/2/2026 शिफ्ट 2 एंड 3 वेन्यू कोड 38197 KSM सॉल्यूशन महात्मा गांधी सेतु रोड अपोजिट सोनाली पेट्रोल पंप पटना बिहार इंडिया, और ये पिन कोड दिया गया है, हैज़ बीन रिशेड्यूल्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। तो दूसरी और तीसरी शिफ्ट पूर्ण रूप से वहां पे कैंसिल कर दी गई थी और उनका कोई तुरंत रिशेड्यूल नहीं किया गया। देखिए बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जिनकी किसी टेक्निकल कारण से 16 तारीख में 17 तारीख में रिशेड्यूल हुई थी परीक्षाएं, लेकिन उनका तुरंत दूसरे दिन परीक्षा ले ली गई थी, तो उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ था। उनका उसी एडमिट कार्ड से दूसरे दिन परीक्षा ले ली गई थी, उसी वेन्यू के आसपास कोई सेंटर बना करके या उसी सेंटर में। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, पटना का जो ये वाला सेंटर है, इसमें बिल्कुल दूसरी और तीसरी शिफ्ट की परीक्षा ही कैंसिल कर दी गई और लगभग इस सेंटर में 800-900 स्टूडेंट की कैपेसिटी होती है, तो लगभग मान के चलिएगा 2000 तकरीबन स्टूडेंट जो हैं वो रिशेड्यूल किए गए हैं। और देखिए क्या लिखा गया है, द डेट एंड टाइम रिशेड्यूल्ड एग्जाम विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स।
अब इसमें उन्होंने कहा है कि हम आपका जो रिशेड्यूल करेंगे एग्ज़ाम, उसकी डेट एंड टाइम आपके जो है वो नोटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? द लिंक विल बी ई कॉल लेटर भी दोबारा जारी होगा और ट्रैवलिंग अथॉरिटी भी दोबारा जारी होगी। ऐसा करने के लिए वो बता रहे हैं कि हम आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेज देंगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज भेजेंगे और उसमें मैं आपको शिफ्ट और टाइम बताऊंगा। ठीक है ना? तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं 18 तारीख के बाद 2-4-10 दिन के बाद ही एग्ज़ाम इनका होगा। हो सकता है चूँकि 19 तारीख से जेईई शुरू हो गया था, तो हो सकता है कि 19 को जेईई हुआ, 20 को जेईई हुआ और 23 और 24 तारीख को छुट्टी रही थी। जो है वो रेलवे का एग्ज़ाम नहीं था। तो हो सकता है 23 या 24 तारीख के बीच में ही इनका एग्ज़ाम ले लिया जाए और हो सकता है थोड़ा-सा और डिले हो। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं लिंक अपडेट करूँगा ई कॉल लेटर और आपका जो ट्रैवलिंग अथॉरिटी है उसकी, और आपको नोटिफ़ाई करूँगा डेट एंड टाइम को लेकर के। तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत इनका एग्ज़ाम ले लिया गया दूसरे दिन अगर लिया जाता तो इस तरीके से डेट एंड टाइम के लिए और ई कॉल लेटर के लिए और ट्रैवलिंग अथॉरिटी के लिए कोई लिंक एक्टिव नहीं किया होता, ठीक है ना? तो इस वजह से आपकी आंसर की आने में इस बार डिले हो रहा है, ठीक है ना? इस बार इसकी आंसर की आने में इसी वजह से मुझे लग रहा है डिले हो रहा है, और जब तक इन 2 शिफ्टों का एग्ज़ाम जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक इसकी आंसर की आने में टाइम लगेगा, ठीक है ना? तो अब कब तक आंसर की आएगी? तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 25 तारीख को ही इसकी आंसर की आ जाएगी। आ जाए तो और बेहतर है, नहीं तो इसकी आंसर की आप मान के चलिए इस महीने के लास्ट में, ठीक है? इस महीने के लास्ट में आपकी आंसर की आने की संभावना रहेगी। 28 तारीख या 27 तारीख के आसपास हो सकता है इसकी आंसर की आ जाए, क्योंकि 25 तारीख को तो जेईई है। अगर इन 23 और 24 तारीख को अगर इनका एग्ज़ाम नहीं लिया गया, तो फिर संभावना रहेगी 26, 27 और 28 तारीख में एग्ज़ाम करवाने की। हालाँकि ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम करवाने के तुरंत बाद ये आंसर की रिलीज़ ना कर सकें। बिल्कुल हो सकता है, जैसे 27 को अगर एग्ज़ाम होगा तो 28 को रिलीज़ हो जाएगी। 28 को अगर एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है 1 मार्च को रिलीज़ हो जाए, ठीक है ना? तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही इनका एग्ज़ाम होगा तुरंत बाद इसकी जो है 2-4 घंटे बाद भी इसकी आंसर की रिलीज़ हो सकती है, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन होता है तो इतना ज़्यादा करने की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि आपका जो है सेफ मार्क कितना होना चाहिए, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है ना? तो सेफ स्कोर को लेकर के मैं अगर आपको बताऊँ, तो सेफ स्कोर, ठीक है ना? सेफ स्कोर, आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए यूआर के लिए और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी के लिए, एसटी के लिए, इन कैंडिडेटों का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए ताकि आप सीबीटी 2 की तैयारी बिना किसी टेंशन के शुरू कर सकें? तो आपने देखिए अटेम्प्ट कितने करे हैं, मुझे नहीं पता है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और अटेम्प्ट करने से सेफ स्कोर का आइडिया भी नहीं लगाया जा सकता है। आइडिया जब भी लगाया जा सकता है जब आपकी आंसर की रिलीज हो जाए और उसमें आपका रो मार्क कितना बना है इस आधार पर, ठीक है ना? फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, जब आप एग्ज़ाम देने गए थे उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 50 प्लस आप लेकर के चलिएगा आंकड़ा। तो आप अगर 50 प्लस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जो है वो सेफ हैं, अपने सीबीटी 2 की तैयारी कर दीजिएगा। आपको कोई भी निकाल नहीं सकता है सीबीटी 2 में जाने से। अगर आप ओबीसी हैं तो आप 48 47 तक ले सकते हैं। 47 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सीबीटी 2 देने जाओगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस आपका 44 नंबर तक में भी हो जाएगा, याद रखना। 44 नंबर में भी ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा, और वहीं एससी की बात करें तो एससी भी 44 नंबर के आसपास आपका भी काम हो जाएगा, सीबीटी 2 में पहुंच जाओगे। एसटी के लिए आप बात मान के चलिएगा कि 39 नंबर के 39 या 40 नंबर के आसपास अगर आपके हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है वो सीबीटी 2 में मौका मिलेगा, ठीक है ना? तो इतने नंबर का अगर आपका टारगेट है कि हमने, हाँ, आपने कितने भी बनाए हों, आपने 60 बना दिए, 70 बना दिए, 75 बना दिए, आपने हो सकता है 52 ही बनाए हों, लेकिन आपकी एक्यूरेसी 100% हो, ठीक है ना? तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर आपके काट पीट करके रॉ मार्क कितने बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप सीबीटी 2 की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। आंसर की जब आएगी वो आती रहेगी। निश्चित रूप से मानिएगा कि अगर आपके इतने बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइएगा। कहीं से भी आप अपना बैच खरीद लीजिए या कुछ भी करिएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पर फोकस करिएगा, उसके साथ साथ मैथ रीजनिंग पर भी फोकस करते रहिएगा, क्योंकि स्कोर जो है आपका वो मैथ रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का ही इस बार आने वाला है। जो जीके जीएस है
वो लगभग 10-12 नंबर का आएगा और उसमें भी करंट अफेयर आएगी इस बार का जो ट्रेंड रहा है रेलवे का, उस हिसाब से देखते हुए, ठीक है ना? तो ये 3 सब्जेक्ट आप ज़्यादा पढ़ के चलिएगा और इस चैनल पर भी आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, उनका मैं छोटा-छोटा वीडियो के माध्यम से आपसे सारे डाउट क्लियर करूँगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सीबीटी 2 में भी मैं तैयारी आपकी करवाऊँगा। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के स्टूडेंट हैं, तो आप कमेंट करिएगा कि आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 0 से लेकर के हायर लेवल तक पढ़ना है, क्योंकि मैंने स्वयं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो लगा दूंगा बैच। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पूरी करवा दूंगा। जितना आपका असिस्टेंट लोको पायलट पास हो जाएगा, आपको 30-32 नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना? मैंने पिछली बार असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है और उसके साथ साथ मैंने जेई भी सीबीटी 2 दिया है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं आपका सीबीटी 2 के लिए तैयारी भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की करवा दूंगा, ठीक है ना? और समय मिलेगा तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी आपको करवाता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।